गाला मैथ्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर 6 करने वाले हैं, तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है लाइन रिप्रेजेंटिंग 4x + 3y = 24 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट डैश। देखो, अभी समझा के बताता हूँ। ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक लाइन है ना, 4x + 3y = 24, वो एक्स एक्सिस पे टच करते हुए जा रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। मान लो एक्स एक्सिस पे, मान लो हो सकता है इधर टच कर रहा है, हो सकता है इधर टच कर रहा है, मुझे मालूम नहीं। मैं किसी भी एक तरफ ले लेता हूँ ना, ठीक है ना। आपको जहां लेना है समझने के लिए समझ सकते हो। मान लो अपनी लाइन ये रही और वो उसको यहाँ टच करते हुए जा रहा है, ठीक है ना। ये अपनी लाइन है 4x + 3y = 24। एक बात तो पक्की है, एक्स एक्सिस पे वो इधर हो या एक्स एक्सिस पे मान लो इधर से ही जा रहा हो, यहाँ पे बोला ये जो भी पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट है उसकी वैल्यू बताओ। एक बात तो पक्की है ना, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी। तो ये ऑप्शन तो चला गया, ये ऑप्शन चला गया। अब बचा ये दोनों ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट 4x + 3y = 24 में डालना। जो सेटिस्फाई कर ले गया इसको डालना। अगर इसने आंसर 24 दे दिया तो ये सही है। और मान लो उसने नहीं दिया तो 6,0 डालना। उसने आंसर दे दिया तो वो सही है। तो 4x + 3y, आंसर 24 आना चाहिए ना। तो मैं पहले 3,0 पॉइंट पुट करके देखता हूँ। तो एक्स की जगह 3 डाला, वाई की जगह 0 डाला, तो ये आ गया 12 + 0 यानी 12। मुझे तो आंसर 24 चाहिए था, तो सीधी सी बात, ये ऑप्शन चला गया। अब बचा क्या, सी ही ऑप्शन आना चाहिए। फिर भी आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 4x + 3y का आंसर 24 आना चाहिए। तो x की वैल्यू इस केस में मैं 6 और 0 डाल रहा हूँ। तो x की जगह 6 डाल दिया, y की जगह 0 डाल दिया, तो 24 आना चाहिए, बराबर। 24 लिखना नहीं है, तो 24 + 0 आ गया 24, देखो आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। अधिक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्स और वाई में डालने लगते हैं। ऐसा नहीं होता, आपको क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। ज्यादातर ऐसा हो जाता है कि चलो तुक्का बैठ जाता है, लेकिन हर बार ऐसा होगा इस बात का कोई गारंटी नहीं है। तो समझ के करिएगा आप। मैं अपना क्वेश्चन नंबर टू जो है स्टैंडर्ड वाले, इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है √6, फिर प्लस करके वापस √6, फिर प्लस करके वापस √6, प्लस करके वापस √6, ऐसे ही करते हुए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बोलता है इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर बताओ। मैं काम करता हूँ, इसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो रूट है, ये पहला वाला रूट, ये पहला जो रूट है, पहला ये रूट अगर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ऐसा दिखने लगेगा, देखना। 6, ऐसा, बस ऐसा, ऐसे चलते जा रहा है, एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर आप समझ रहे हो ना, ऐसे दिखने वाले लोग को ही तो मैंने एक्स लिया था, ऐसे दिखने वाले को ही तो मैंने एक्स बोला था, देखो। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 + x = x²। ठीक है ना, यही इस पार्ट को इंपॉर्टेंट बना देता है। इतना समझना ही इंपॉर्टेंट, ये जो 2 लाइन लिखा ना, इसकी वजह से ये स्टैंडर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट सम बन जाता है। बाकी फिर सम में कुछ बचा नहीं है। आपको x² - x - x = 0। अब 0 इधर लिखो, इधर लिखो, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर दिया मैंने। -3x + 2x - 6 = 0। x कॉमन, x - 3 + 2 कॉमन, x - 3। तो x + 2 और x - 3, या तो x + 2 0 होगा और x - 3 0 होगा। तो x की वैल्यू -2 ही आएगी और x की वैल्यू 3 भी आएगी। अभी आंसर दोनों आ रहा है और ऑप्शन में भी दोनों है। लेकिन अब आप बात समझो, किसी का रूट, किसी का रूट, ठीक है ना, या ऐसा समझो ना, ऐसा समझो ना, किसी का स्क्वायर करने पर, देखो ये रूट का आंसर है ना, ये रूट का आंसर है ना, नेगेटिव नहीं देगा। सिंपल इतनी बात है। रूट का आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं देगा। तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा है ए एन की वैल्यू दे दी गई है। उन्होंने एक ए एन का फॉर्मूला अपने मन से बना दिया है और बोला है 20th टर्म ढूंढो। 20th टर्म का मतलब होता है A20 ढूंढने बोला। एन की जगह 20 डाल दो तो A20 बन जाएगा 160
+3 160, इसका ऑप्शन सी है। बेसिक वाली इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, चैप्टर नंबर 5 एपी का सम है। नेक्स्ट सम है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है P2, 4 आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम बना देता हूँ। P दिया है 2, 4, Q दिया है 0, 3, R दिया है 3, 6 और S दिया है 5, 5, y बोला वर्टाइसेस पैरेललोग्राम का y की वैल्यू ढूंढो। अब बात समझो, ये टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही सम है। इसमें y कैसे ढूंढने का? पी आर का जो मिड पॉइंट है वही क्यू एस का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। अगर मिड पॉइंट में पी आर पे लगाओ तो आप ऐसे लगाओगे ना, 2 + 3 4 + 6/2। उसी तरीके से क्यू एस पे मिड पॉइंट लगाओ तो 5 + 0/2, कॉमा y + 3/2। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 5/2, 10/2। यहाँ आ जाएगा 5/2, y + 3/2। अब आपको क्या करना है, दो डब्बे के बीच में इक्वल टू साइन, इसका मतलब x वाला पार्ट आपको x से कंपेयर करना है और जो y वाला पार्ट है आपको y से कंपेयर करना है। तो मुझे तो y वाला पार्ट चाहिए तो मैं उसको कंपेयर कर लेता हूँ। 10/2 इज y + 3/2। यहाँ देखा तो 2 कट हो गया, 10 - 3 इज y, तो 7 = y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों, इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। लिखा है a cos थीटा + b sin थीटा इज 4 और दिया है a sin थीटा - b cos थीटा इज 3। ये जो पहला इक्वेशन है और जो दूसरा इक्वेशन है, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे इसको ऐसे कर दिया, स्क्वायर ऑन दोनों तरफ कर दिया, ठीक है ना। वैसे ही सेकंड इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ राइट साइड, वो भी दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो ऐसा हो जाएगा। बस आपको सॉल्व करके दोनों को ऐड कर देना। यहाँ बनेगा a² cos² +2ab sin θ cos θ +b² sin² इज 16। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, दूसरी तरफ ये बनेगा a² sin² θ -2ab sin θ cos θ +b² cos² θ इज 9। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, है ना, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है ना, तो ऐसा बनेगा, देखना, a² cos² θ +2ab sin θ cos θ +b² sin² θ प्लस ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड को यहाँ पे लिखता हूँ, तो इधर लिखो तो ऐसा हो जाएगा a² sin² θ -2ab sin θ cos θ +b² cos² θ, और उसका राइट साइड भी ऐड हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट के साथ कट कर रहा है, और ये जो a² है और ये जो a², इन दोनों को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ a² तो अंदर बचेगा cos² θ +sin² θ। उसी तरीके से ये जो b² वाला पार्ट है और ये जो b² वाला पार्ट है, इसको भी अगर मैं कॉमन निकाल लूँ b² तो अंदर बचेगा sin² θ +cos² θ इक्वल टू 9, 16 + 9 यानी 25। sin² + cos² 1 होता है, तो a² × 1 + b² × 1 इज 25। तो a² + b² इज 25 आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। स्टैंडर्ड वाले भी डाल दो इंपॉर्टेंट में, बेसिक वाले भी उसको इंपॉर्टेंट में डाल दो। मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 88, ठीक है ना। 20 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दे दिया है? 38 दे दिया है। 6 is added to each observation and each result is divided by 4, then the mean of new observation so obtain is dash। अब देखो सवाल क्या है ना, बोलता है 20 लोग थे, है ना, तो 20 लोग को मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। x1 था, x2 था, x3 था, ऐसे करके 20 लोग थे, 20 तक थे। इनका जब मीन निकाला गया ना, है ना, इनका जब मीन निकाला गया
तो मीन का आंसर आ गया 38। अब क्या बोला है, अब मैं सब में 6 ऐड करता हूं, यानी जो x1 था वो मेरा बन जाएगा x1 + 6, x2 था वो बन जाएगा x2 + 6, x3 था वो बन जाएगा x3 + 6, ऐसी तरीके से x20 बन जाएगा x20 + 6, ऐसे सब होता गया बराबर, ऐसे सब लोग आते ही गए। देखिए इतना ही नहीं किया उसने, क्या किया, अब क्या है, सब में 6 6 ऐड कर दिया, तो लोग थोड़ी कम हुए, लोग तो आज भी 20 ही है ना, देखो ना, 1 2 3 ऐसे करके 20 ही लोग हुए। और क्या बोला, जो नए लोग बन रहे हैं ना, उसमें जो आंसर आ रहा है उसको भी डिवाइड बाय 4 भी करो, यानी इसको डिवाइड बाय 4 करो, इसको भी डिवाइड बाय 4 करो, इसको भी डिवाइड बाय 4 करो, इसको भी डिवाइड बाय 4। बोलता है अब जो लोग बने हैं, अब जो मटेरियल तैयार हुआ है, इसका जाके मीन निकालो, न्यू मीन ढूंढो। तो आपको है ना एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आपने ना क्या क्या इसमें किया है ना, वही चीज वापस रिपीट करना है। आपने क्या किया है, पुराने वाले से नए वाले में तुमने 6 ऐड कर दिया है और 4 को डिवाइड किया है, ऐसी तो किया ना, देखो ना, 6 ऐड किया, 4 को डिवाइड किया, 6 ऐड किया, 4 को डिवाइड किया। तो उसी तरीके से जो पुराना मीन है, ओल्ड मीन है, ओल्ड मीन में भी यही कर दोगे ना जो इसमें किया, आपका नया मीन तैयार हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ओल्ड मीन जो था उसमें भी आप 6 ऐड करो, इसकी तरह 6 ऐड करो और 4 से डिवाइड करो, आपका नया मीन बन जाएगा। यानी 38 + 6/4, 44 + डिवाइड बाय 4 इज 11। तो नया जो मीन बनेगा आपका वो आ जाएगा 11। इसके अलग, इससे अलग तरीके से भी ये कर सकते हैं, लेकिन वो घूम फिर के इसी पर मुद्दे पर पहुंचोगे आप। तो ये तरीका आप याद रखना, न्यू मीन हमेशा वही होता है, ओल्ड मीन में आपको वही काम करना है जो आपने यहां पर किया है, जो चेंजेस आपने यहां किया ना, वही काम आपको ओल्ड मीन में करना है, आपका नया मीन तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आया होगा, और बेसिक और स्टैंडर्ड वाले दोनों इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, न्यू मीन इस तरीके से ढूंढा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। बोला है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसको सॉल्व करने पे रैशनल आता है कि इरेशनल आता है कि नेगेटिव नंबर आता है। सबसे पहले तो बता दूं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर होते हैं अच्छे वाले नंबर, जैसे 1 2 3, -1 -2, है ना, ये सब रैशनल नंबर है ना, 5.9, ये सब रैशनल नंबर है। जिसपे रूट ना आता हो रैशनल है, सिंपल भाषा। इरेशनल कैसा होता है, इरेशनल होता है जिसपे रूट आता हो, जैसे 1 का रूट, 2 का रूट, 3 का रूट, 4 का रूट, 5 का रूट। लेकिन ये सारे इरेशनल नहीं, 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, तो ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल बन जाएगा। लेकिन √2 का रूट नहीं निकलता, इसलिए वो √2 रह जाएगा, तो ये इरेशनल बन जाएगा। 3 का रूट नहीं निकलता, इसलिए √3 रह जाता है, इसलिए इरेशनल बन जाएगा। लेकिन आप देखोगे 4 का √2 होता है, इसलिए वो रैशनल बन जाएगा। √5 का रूट नहीं निकलता है, वो इरेशनल बन जाएगा, वो वैसा का वैसे ही रह जाएगा। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया 9, √9, तो रूट देख के आप मत डिसाइड करना, रूट को सॉल्व करना, अगर सॉल्व हो गया तो वो रैशनल बन जाएगा। अगर मान लो √12 पूछ लिया, तो √12 को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं ना, तो 4 3 होता है, 4 का रूट निकल गया 2 √3, तो आज भी रूट बच गया, तो ये इरेशनल हो जाएगा। यानी जिसमें रूट बच जाता है वो इरेशनल होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें बोला गया है, इसको सॉल्व करो और देखो आंसर क्या आता है। तो अगर आप देखोगे, √9 -√7 इंटू √9 +√7, आपको नहीं लगता a - b इंटू a + b का फॉर्मूला बन गया है। इसका फॉर्मूला होता है a² - b², यानी √9 का स्क्वायर -√7 का स्क्वायर बन जाएगा। √9 से स्क्वायर हट गया, रूट के स्क्वायर हट गया, 9 - 7 आ गया, आंसर 2। 2 बिना रूट का आंसर है, इसलिए क्या बन गया, रैशनल। इसका आंसर आ जाएगा रैशनल, 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 रैशनल। नेक्स्ट हमें अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पी ऑफ वाई बोला है। कि पी ऑफ वाई में क्या होता है, अगर पी ऑफ वाई होगा ना, तो वाई एक्सिस पे ग्राफ कितनी बार टच होता है वो देखा जाता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसके कितने जीरोस आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 4। नेक्स्ट हमें अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट को श्योर इवेंट भी कहते हैं। तो श्योर इवेंट का मुझे क्या पूछ लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट होता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 1/sin²θ, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। 1/sin²θ -1, 1/sin²θ -1, 1/sin² होता है cos² cosec²,
कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। हम अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, तो मैं सर्कल बना देता हूँ। तो ये रहा आपका सर्कल। सर्कल के बाहर क्या लिखा है? तो एक पॉइंट ए है, वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो पॉइंट ए ये रहा। ठीक है। विथ पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल विथ पॉइंट पी एंड अ टेंजेंट फ्रॉम ए टचेस द सर्कल एट बी। ये क्या लिखा है? पॉइंट पी क्या लिख दिया लोग? एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विथ पॉइंट पी होगा कुछ, चलो देखते हैं। टेंजेंट फ्रॉम ए टचेस द सर्कल एट बी। ए से टेंजेंट बनाया, बी को सर्कल पे कहाँ टच हुआ? बी पर वो टच हुआ। ठीक है ना। बोलता है पीए की वैल्यू, यहाँ पे ना शायद उसने ढंग से लिखा नहीं। यहाँ पर सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल लिखना चाहिए था, सेंटर है पी, सेंटर यहाँ पर पी दिया है। ठीक है। अच्छा, तो बोला पीए की जो वैल्यू है, पीए की जो वैल्यू है वो 29। ठीक है। एबी की वैल्यू 21 है। और बोला है जाओ डायमीटर ऑफ सर्कल ढूंढो। तो मैं जानता हूँ ये रेडियस है पी भी आपका। हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो रेडियस और टेंजेंट में जब 90 डिग्री होगा तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा पी ए स्क्वायर इस पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर, पी बी स्क्वायर यानी 20, सॉरी पी बी स्क्वायर है ही नहीं, पी बी स्क्वायर ही रह जाएगा। और ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है 21। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है? 29 का स्क्वायर करना है। 29 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 841। ई बी स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 841 माइनस 441 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 400। 400 इस पी बी स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया तो रूट बना, 400 का रूट आ गया 20। तो पीबी जो है आपका, पीबी आप देखोगे तो ये रेडियस हुआ ना, ये रेडियस है ना, पीबी क्या है? रेडियस है। ठीक है ना। मुझे डायमीटर ढूंढने बोला, तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 इंटू आर रेडियस होता है। 2 इंटू 20, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 20 है। नेक्स्ट हम है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है एम दिया है, एक्स बार दिया है और जेड पूछा है। ठीक है। ये वो था क्वेश्चन नंबर 11, ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास z का फॉर्मूला है 3m-2x बार, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जहां पे m की वैल्यू दे दी गई है 15, तो m की जगह डाल दिया 15। x बार की वैल्यू दे दी गई है 18, तो x बार की जगह डाल दिया 18। ठीक है। ये हो जाएगा 45 - 36, आंसर आ गया 9, तो z की वैल्यू आ जाएगी 9, तो इसका करेक्ट आंसर 9 है। एचसीएफ ट्रू और फॉल्स पूछा है इसमें। बोला एचसीएफ 32 और 81 का 1 होता है, तो हम क्या करते हैं? 32 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू 1, यानी 2⁵5 इंटू 1 हो गया। ठीक है। 81 का निकालते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3⁴ इंटू 1। एचसीएफ में क्या होता है ना, दोनों में कॉमन देखते हैं, तो दोनों में कॉमन है 1। एचसीएफ आ गया इसका, सिर्फ इसका आ गया 1, तो ये आंसर करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है, इसका आंसर ट्रू है। ये बेसिक वाले इसमें इंपॉर्टेंट डाल दो। नेक्स्ट हमें 6 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बोलता है 6 क्या इसमें, इसका कोई एक जीरो है इस पॉलिनोमियल, तो इसका आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो या श्रीधराचार्य लगा लो। तो x² - 17x + 66, हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। 11 6 जा 66, तो -11x -6x +66 इस जीरो कर देंगे। ठीक है। तो x (x - 11) -6x (x - 11), तो x - एक डब्बे में, x - 11 अलग डब्बे में, तो x - 6 भी जीरो हो जाएगा, x - 11 भी जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 6, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 11। तो बोले 6 का जीरोस है, तो जीरोस है, हाँ, तो आंसर है जीरोस का, तो ये आंसर करेक्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हम 51, सॉरी 15। 15 में दिया हुआ है 3, इज सोल्यूशन ऑफ दिस, तो ए की वैल्यू 2 निकलती है। सॉल्यूशन मतलब इसको आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो 15 में 4x - y = 10 के अंदर आपको x के जगह 3 डालना है और y के जगह a डालना है, और
ए की वैल्यू निकालना है। 12 माइनस ए इज 10, 12 माइनस 10 इज ए, तो 2 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू 2 आ रही है, हाँ तो उसने बोला 2 ही आती है, तो यस इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रायना विंस द मैच, प्रोबेबिलिटी ऑफ रायना विन 0.48 ऐसा दे दिया। प्रोबेबिलिटी रायना डज नॉट विन द मैच इज 0.52। हम जानते हैं किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होता है। तो रयाना के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस रयाना के विन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होना चाहिए, है ना आर विन यानी रयाना विन, आर विन मतलब रयाना विन का डैश मतलब नहीं जीतना। तो रयाना विन की प्रोबेबिलिटी दे दी है 0.48, है ना, इसकी वैल्यू दे दी है ना 0.48। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रयाना नॉट विनिंग, रयाना विनिंग के ऊपर डैश अगेन नॉट विनिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रयाना नॉट विनिंग हो जाएगा 1 माइनस 0.48, 0.48 में 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.52। ये आंसर ट्रू है, वो लोग ने भी वही लिख कर रखा है। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें और बेसिक वाले इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल दें। नंबर 17, 20th टर्म पूछा है, 11 6 21 एपी दिया है, 11 16 21 ये एपी दिया हुआ है। तो ए आपका 11 हो गया, डिफरेंस आपका 16 माइनस 11 यानी 5 हो गया। मुझे 20th टर्म यानी A20 पूछा है। A20 का फॉर्मूला है A प्लस 19D, ए हो गया 11, 19D 5 हो गया, 19 5 95, तो हो जाएगा 106। तो A20 का आंसर आ गया 106। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल। तो एक सर्कल है, तो एक टेंजेंट है पी से, पी ए और पी बी, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे से 80 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे वो लोग 80 डिग्री बना रहे हैं। तो बोलते हैं पी ओ ए ढूंढो, पी ओ ए ढूंढो, तो सेंटर सर्कल का ए है ना। अब हम जानते हैं आमने सामने का टोटल कितना होता है, आमने सामने का टोटल इन दोनों का टोटल 180 होता है। तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है ना, इतने की वैल्यू 100 हो जाएगी। एंगल ओ प्लस एंगल पी 180 होता है। हमको एंगल ओ अगर ढूंढना हो तो ये आ जाएगा 180 माइनस 80, यानी एंगल ओ की वैल्यू आ जाएगी 100। लेकिन मुझे एंगल ओ नहीं पूछा है। आप देखो क्या पूछा है, पी ओ ए मतलब पी से ओ पर जाओ, ओ से ए पर जाओ, यानी आधा पूछा है, सिर्फ आधा। जब बीच में से लाइन कटता है तो 100 का आधा आधा हो जाता है, 80 का भी आधा आधा हो जाता है। तो एंगल पी ओ ए हो जाएगा हाफ ऑफ 100, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम है अपना 19, 19 में दिया हुआ है पी ए प्लस पी ए डैश, ठीक है ना। तो पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए डैश की वैल्यू कितनी दी है, 2/7। तो मैं एक काम करता हूँ ना, पी ऑफ ए को मैं 2x ले लेता हूँ और पी ऑफ बी, सॉरी पी ऑफ ए डैश है ना, ए कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ ए डैश को मैं लिख लेता हूँ 7x। हम जानते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश की वैल्यू 1 होती है। तो 2x प्लस 7x आपका 1 हो गया, 9x आपका 1 हो गया, x की वैल्यू आ गई 1/9। लेकिन मुझे x की वैल्यू नहीं पूछी, मुझे पी ऑफ ए डैश की वैल्यू पूछी है। और मैं जानता हूँ पी ऑफ ए डैश यहाँ पे मेरा 7x है, यानी 7 इंटू 1/9, आंसर आ गया 7/9। तो ये करेक्ट आंसर है, इसको बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दे, इसको बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दें, और क्वेश्चन नंबर 17 को भी बेसिक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट में तीन ऑप्शन डाल कर रखें। मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो पहले हम लोग मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर निकाल लेते हैं। नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है, ऐसा होता है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है और लास्ट में आता है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते जाओ n तक, नीचे तो n ही आने वाला है। अब आपको नहीं लगता
ये तो एपी बन गया ऊपर, और एपी का इसने क्या बोल दिया, सम निकालो, ठीक है ना। तो मैं पहले एपी का सम निकाल लेता हूँ। तो अगर ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना, इसका आंसर आता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, लेकिन मैं सम करके दिखाता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके एन तक जाना है। यहाँ पे ए वन हो गया, डिफरेंस आपका 2 - 1 यानी 1 हो गया। एस एन का फॉर्मूला है n/2, 2a + n-1d। तो n की वैल्यू n ही रखेंगे, a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ आ जाएगा n/2, 2 + n-1, ये हो गया n, ये हो गया n+1/2। तो इतने का टोटल, यहाँ दिखाता हूँ, इतने का टोटल, इतने का खाली, इतने का आंसर आया है। यहाँ से सॉल्व करूं अगर, इतने का आंसर आया n+1/2, ठीक है ना। और डिवाइड में तो n पहले से ही मौजूद है, तो वो भी n डालना पड़ेगा। यहाँ से ये कट गया, तो क्या आ गया आंसर, n+1/2। लेकिन बात क्या है, आंसर किसका आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, अगर आप देख रहे हो तो ये आंसर आ रहा है मीन का। तो मीन का आंसर वो लोग ने ये, हमने ये निकाला, और वो लोग बोलते हैं हमारे हिसाब से मीन का आंसर ये आता है। तो उनके हिसाब से और हमारे हिसाब को सेम करते हैं, उनके हिसाब से आंसर क्या है, πn/9। देखो ये आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे, ये याद रखना है वैसे आपको, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का आंसर ये होता है। ठीक है, चलो वापस पे आते हैं। तो उनके हिसाब से 5n/9 है, मेरे हिसाब से n+1/2 आया है। दोनों को कंपेयर करेंगे, हो जाएगा 10n ना, ये इधर गया, ये इधर गया, तो 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9n + 9, तो 10n - 9n = 9, तो n = 9 आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये जो टॉय है उसका एरिया निकालो। तो ये जो ऊपर जो शेप है, एरिया मतलब कलर मारना है, तो आप कलर यहाँ मारोगे, इसका एरिया होता है 2πr²। और कलर आप यहाँ मारोगे इसे कर्व्ड सरफेस एरिया पे, इसका आंसर होता है πrl। तो टोटल एरिया, एल तो एक ही फॉर्मूले में दिख भी रहा है, ऑप्शन बी में ही एल दिख रहा है, फिर भी हम ये आंसर निकाल के दिखा देते हैं। तो 21 का टोटल एरिया हो जाएगा 2πr² + πrl। अगर मैं r कॉमन निकाल लूं और पाई कॉमन निकाल लूं, तो अंदर बचेगा 2r + l। वैसे एल इसी में दिख रहा था, आंसर भी यही होना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अब इसका एरिया निकालना है, तो आप कलर यहाँ मारोगे, ये हो जाएगा 2πr²। फिर आप कलर यहाँ मारोगे, ये हो जाएगा 2πrh। फिर से आप कलर यहाँ मारोगे, फिर से ये 2πr² हो जाएगा। तो आपको टोटल एरिया क्या हो जाएगा, दिखाता हूँ आपको 22 नंबर में। तो 22 में आपने 2πr² कलर मारना है, ये रहा 2πr²। फिर हो गया 2πrh + 2πrh प्लस 2π, फिर से r² आ गया। तो 2πr² + 2πr² हो जाएगा 4πr² +2πrh। 2πr अगर इधर कॉमन निकाल लूँ, तो अंदर बचेगा 2r + h। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर ये रहा। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 23। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैं आपको माइनर सेगमेंट दिखा देता हूँ, पहले तो आपको पता होना चाहिए माइनर सेगमेंट होता किधर। माइनर सेगमेंट इसको बोलते हैं चाय में डूबा बिस्किट। ठीक है ना। तो चाय में डूबा बिस्किट बोला, इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो चाय में डूबा बिस्किट का फॉर्मूला है पिज्जा माइनस समोसा, है ना। इसका आंसर क्या है, चाय में डूबा पिज्जा माइनस समोसा। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, दो चार ऑप्शन दिया है, मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, मैं खाली हम लोग चेक करके देखते हैं। पिज्जा क्या होता है, पिज्जा ये रहा ना, ये रहा पिज्जा, है ना। पिज्जा यानी माइनर सेक्टर ना, पिज्जा माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर माइनस, माइनस आप ये ट्राइंगल निकाल दोगे, इसमें से ये वाला ट्राइंगल अगर आप निकाल दोगे, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इसी में दिख भी रहा है, तो आंसर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये रहा ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर आपको दिखा देता हूँ, माइनर सेक्टर क्या है। माइनर सेक्टर ये रहा पिज्जा, पिज्जा। बोल तो इसकी बाउंड्री बताओ, तो बाउंड्री बाउंड्री दिखाता हूँ आपको रेड कलर से। तो इसकी बाउंड्री ये रही ना, ये इसकी बाउंड्री हो गया ना। पिज्जा की बाउंड्री तो यही हुई, यही इसकी बाउंड्री हुई, इतनी की बाउंड्री यही हुई। बोलते लाल कलर का बाउंड्री का फॉर्मूला बताओ।
तो मैं जानता हूँ ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, ठीक है ना। और ये जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री बाउंड्री का फॉर्मूला होता है, खाली इतनी बाउंड्री का, खाली यहाँ से लेके यहाँ तक की माइनर आर की बाउंड्री का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा डिवाइडेड बाई 360, ठीक है ना। तो अगर आप बोलोगे बाउंड्री का फॉर्मूला बनाओ तो आप तो ऐसे ही करोगे ना, r+r+2 पाई r थीटा डिवाइड बाई 360। तो r+r 2r हो गया, देखो 2r इसी में आ रहा है, ऑप्शन ए ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पे पाई आर थीटा बाई 180 दिया, तो यहाँ काट दो यार, पाई आर थीटा अपॉन 180। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी हमको, आधे पे आंसर दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली टिक करना है, सॉल्यूशन कोई नहीं मांगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। नंबर 25 सेक्शन बी का है, सारे सम 2 मार्क के हैं। ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। x² + 9x +9x +14, बोला α² + β² निकालो। तो मैं अल्फा निकाल लेता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, 7x + 2x। आप श्रीधराचार्य भी लगा सकते हो जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। x + 7 + 2 x + 7 एक डब्बे में, x + 2 अलग डब्बे में। तो x + 7 की वैल्यू हो गई 0, x + 2 की वैल्यू हो गई 0, x की वैल्यू हो गई -7, x की वैल्यू हो गई -2। एक x को अल्फा बोलते हैं, एक x को बीटा बोलते हैं। मुझे बोला α² + β² करो, यानी -7 का आपको स्क्वायर करना है और -2 का आपको स्क्वायर करना है, हो गया 49 + 4, ये हो गया 53। तो इसका आंसर आ गया 53। नेक्स्ट समय अपना क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने बोला है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपने ये पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला ये है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा को मैंने थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला से लिखा था, सम एस लिख देता हूँ, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट पी बोल देता हूँ। तो सम दे दिया है, सम की वैल्यू दे दी गई है √3/2, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी है -4। तो आपको बस इस फॉर्मूले में डालना है यार, खत्म हो गया सम। √3/2x +-4, थोड़ा और अच्छे से लिख दो। इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे लाके छोड़ो, कोई रॉन्ग नहीं देगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल बोला तो बस p(x) लिखना है, इक्वल टू 0 मत लिख देना, ठीक है ना। इक्वेशन बोलता है तो इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल बोलता है तो p(x), ठीक है। इक्वेशन बोलता है तो इधर इक्वल टू 0 डालने का, ये नहीं लिखने का। और पॉलिनोमियल बोलेगा तो 0 नहीं डालने का, p(x) लिखने का, सिर्फ p(x) इक्वल टू लिखना, ठीक है। उम्मीद करता है सम समझ में आएगा। बेसिक वाले इसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाल दो, ये सम को 26 को। क्वेश्चन नंबर 27, बोला चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ऐसा दिखना जरूरी है, ऐसा दिखना जरूरी है, ax² + bx + c = 0। एक बार को bx और c नहीं दिखेगा तो भी चलेगा, ये तो जरूर दिखना चाहिए, और बाकी लोग दिखना हो तो ये दोनों होना चाहिए, या ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये बेसिक वाले दोनों सम, ये क्वेश्चन नंबर 27 बेसिक वाले 1 और 2 दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट में डाल देना। तो ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट लिखा है x² - 2x = -2 3 - x। अब थोड़ा इसको सॉल्व करने के बाद डिसाइड करने का, पहले ही नहीं डिसाइड कर लेने का। ये हो जाएगा -6 + 2x, x² - 2x + 6 - 2x = 0, सब लेफ्ट साइड आ गया। x² - 4x + 6 = 0। तो ये आपको ऐसे ही दिख रहा है जैसा मैंने अभी बोला था। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट। x² - 3x + 1 = x - 2 द होल स्क्वायर। x² - 3x + 1, राइट साइड a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ आप देखोगे x² से x² कट हो गया, -3x + 1, -4x लेफ्ट साइड आ गया, +4x बन गया, +4 लेफ्ट साइड आ गया, -4 बन गया। ये बन जाएगा x -3x + 4x, x होता है, और 1 -4 हो जाएगा -3। तो x - 3 = 0 बना। तो क्या x का स्क्वायर आया क्या, इस फॉर्म में आया क्या? तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट सम पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने लोग हैं, हाउ मेनी डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 10, 11, 12, 13,
14, ऐसे चलेगा चलेगा, कहाँ तक जाएगा, 98, 99 तक जाता है। ठीक है ना। तो बोलता है सिर्फ 2 डिजिट नहीं चाहिए, डिविजिबल बाय 7 वाला चाहिए। तो डिविजिबल बाय 7 में से छांटना पड़ेगा। तो पहला आएगा 12, फिर आएगा 15, फिर आएगा 18, ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे चलेगा 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 चलेगा। ठीक है ना। और लास्ट जो नंबर होगा वो 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सर 96, 97, 98, 90 ना, तो 96 है। 97 3 से डिविजिबल नहीं है, 98 नहीं, 99 भी तो है ना, सॉरी 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 सॉरी, 99 होगा ना, 99 भी तो डिविजिबल है, ये देखो ना यार, 99 भी तो डिविजिबल है 3 से। ठीक है। तो ये आपका एपी बन गया। अब इसमें से आपको देखना है कितने लोग हैं इसमें, है ना। तो ए आपका हो गया 12, डिफरेंस हो गया 15 माइनस 12, जो कि हो गया 3। और ए एन की वैल्यू दे दी है 99, ए एन यानी लास्ट टर्म। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसकी वैल्यू दे दी है 99। ए आपका हो गया 12, एन ढूंढना है, डी की वैल्यू हो गई 3, n माइनस 1 into 3 इज 99 माइनस 12, ये हो जाएगा 87। तो n माइनस 1 into 3 की वैल्यू 87 हो गई, n माइनस 1 हो गया 87/3, n माइनस 1 हो गया 3 2 6 7 8 3 9 29, n माइनस 1 हो गया 29, राइट साइड चला गया 1 प्लस बन जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 30। तो n की वैल्यू इसका आंसर 30 है। नेक्स्ट सम अपना है क्वेश्चन नंबर 29, दिया है सम ढूंढना है ना। तो आप देख रहे हो ये एपी है, ये एपी है कि नहीं है। ठीक है ना। तो एपी में आपको सम ढूंढना है, प्लस करना है। तो ये आपका हो गया 34, डिफरेंस हो जाएगा 32 माइनस 34 यानी -2। और ये जो है ये 10, 10 आपका हो जाएगा ए एन, ए एन हो गया आपका 10। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 into डी। ए है आपका 34, एन माइनस 1, डी की वैल्यू है -2। थोड़ा और अच्छे से कर दूं मैं, अगर मैं डायरेक्ट 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो आपको ऐसा दिखेगा -2n+2। तो 36, 36 -2n इज 10, 10 लेफ्ट साइड आ जाएगा, 2n राइट साइड चला जाएगा, 26 इज 2n, 26/2 इज n, n की वैल्यू आ गई 13। मुझे एस एन पूछा है, तो एस एन का फॉर्मूला है n/2। ए प्लस एल भी लगा सकते हो, इस केस में मुझे लास्ट टर्म मालूम है और फर्स्ट टर्म मालूम है, तो ये लगा सकता हूँ मैं। एन की वैल्यू 13 है, 13 डाल दिया एन के जगह, ए के जगह 34 डाल दिया, एल के जगह 10 डाल दिया। 13/2 into 44, 22 जा 13 into 22 सॉल्व कर लेते हैं, 26 26 286, इसका आंसर आ गया 286। नेक्स्ट टाइम अपना क्वेश्चन नंबर 30, पॉइंट दिया हुआ है A24 दिया है, सॉरी 2,4 दिया है, बी आपका -3, बी दिया है। अब बोलता है ए और बी के बीच की दूरी √26 है। तो ए बी पे अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं, तो ए बी पे अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो ए बी की वैल्यू होती है √2 + 3 द होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस बी द होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू √26 दे दी गई है, यहाँ पे रूट के अंदर आ जाएगा पाई का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16 ए माइनस बी, तो होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊं तो 16 माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से इसका रूट और यहाँ से इसका रूट हट गया, यहाँ बचा 26, यहाँ आया 25 प्लस 16 माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर, ये बना 26 इज इक्वल टू 41 माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर। 26 को राइट साइड ले आता हूँ, तो 41 माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर माइनस 26, इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो बी स्क्वायर माइनस 8b, 41 माइनस 26 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 15। ठीक है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो बी स्क्वायर -3b माइनस 5b प्लस 15 इज 0। बी का ग्रुपिंग कर लिया, b-3 - 5, b-3 इज 0, b-3 एक डब्बे में, b-5 अलग डब्बे में, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये बेसिक वाले इसको इम्पोर्टेंट में डाल दे। नेक्स्ट सम है अपना 31 नंबर,
31 नंबर थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा इसको 31 3 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है उसके 3 वर्टाइसेस दे दिए गए, ए 1,2। ऐसे ही क्वेश्चन हमने इसके एमसीक्यू में भी किया, सी 5,9। और बोला थर्ड वर्टेक्स ढूंढो, जो डी है उसको ढूंढो, तो मैं डी ले डाल दिया x,y। हम जानते हैं इसमें मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ बी डी के बराबर निकलता है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी का फॉर्मूला मिड पॉइंट ऑफ बी डी के फॉर्मूले के इक्वल लिखूंगा। तो मैं मिड पॉइंट ए और सी पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं, तो ए पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं तो एक्स वाला एक्स के साथ ऐड होकर डिवाइड बाई 2 होगा, वाई वाला जो 2 है वो वाई के साथ डिवाइड बाय होके 2 होगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1+5/2 कॉमा 2+9/2। ठीक है ना। इसको पूरा सॉल्व कर दो तो 6/2 बन गया, इधर 11/2 बन गया। अब राइट साइड आते हैं, राइट साइड में फिर से 2 और x ऐड होके अपॉन 2, 4 और y ऐड होके अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x+2/2 कॉमा y+4/2। ठीक है, तो ये तो कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ, इसको ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, x वाले पार्ट को x से कंपेयर करना है और y वाले पार्ट को y से कंपेयर करना है। 6/2 की वैल्यू मैं x+2/2 से कंपेयर करूंगा और 11/2 की वैल्यू y+4/2 से कंपेयर। टू नीचे रखने का फायदा क्या हुआ, टू नीचे से कट गया। बहुत लोग क्या करते हैं, 2 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, वो काम बढ़ता है, वो अपना अपना तरीका है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 6 - 2 इज x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 11 इज y+4, 11 - 4 इज y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो जो फोर्थ वर्टेक्स है डी x,y, उसका आंसर आ गया 4,7। ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे, बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। फेसबुक का सम है। नेक्स्ट सम है अपना ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चीज बता दूं मैं, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देने का, आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है ना। तो सेक ए को लिख दिया मैं 1/cos है, साइन ए को ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, एक और चीज है, इसमें मैंने एक फॉर्मूला देख लिया है, मैं बता देता हूँ। कॉस से अगर इसमें डिवाइड होगा, इसके अंदर डिवाइड होगा तो ऐसा बनेगा 1/cos है माइनस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है ना। आप सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो भी आंसर आएगा, ये तो मैं देख लिया इसलिए बना दे रहा हूँ। 1/cos sec a होता है, साइन बाई कॉस tan a होता है, यहाँ पे sec a प्लस tan a आया, a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, ये वैल्यू दी हुई है, इसमें आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, इसमें √3 को इधर रखता हूँ जहाँ पे है। ठीक है, फिर लिखा है tan 2x, फिर लिखा है cos 60। cos 60 होता है हाफ, प्लस sin 45 × cos 45। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। √3 tan 2x हो जाएगा हाफ, 1/√2 × 1/√2 हाफ, आधा प्लस आधा 1 होता है, tan 2x हो जाएगा 1/√3। अभी tan के बाजू में जो होता है उसको डिग्री बोलते हैं, तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है ना, तो इससे ये पता चल गया हमको 2x की वैल्यू 30 डिग्री है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को मैंने इमेजिन किया, तुमको सोचना ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आया। तो मेरे को ये पता चल गया 2x की वैल्यू 30 डिग्री की ही होनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। 30 से डिवाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, सर उठाकर देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी सर उठाकर देखा। तो सर उठा के देख रहा है किसको, टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप को देख रहा है ना। तो इंसान इधर खड़ा है, टावर ये रहा, ए बी टावर हो गया, इस ये रहा ग्राउंड आपका। ठीक है ना, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है ना, ए बी को मैंने लिख दिया टावर। तो सर उठा के देख रहा है टावर को फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट से देख रहा है, तो सी वो पॉइंट हो गया।
यहाँ सर उठा के देख रहा है और बोला वो जो पॉइंट है ना 30 मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है टावर के फुट से, तो टावर का फुट बी है और वो पॉइंट सी है, इससे इन दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है। और एंगल कितना बन रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे बोला हाइट ऑफ टावर ढूंढो, टावर का हाइट ढूंढो। तो मुझे, मैं tan थीटा लगाऊंगा, tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा ए बी अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा सी बी। tan 30 होता है 1/√3। ए बी पूछा है, सी बी आपका 30 है, तो 30/√3 क्या हो जाएगा, ए बी। आंसर यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन वो लोग रैशनलाइज करके आंसर लाने बोलते हैं, उनको √3 नीचे नहीं चाहिए हो। तो मैं √3 और √3 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 30√3। तो यहाँ पे 3 10 से उड़ गया, ए बी का आंसर आ गया 10√3 मीटर। ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें, बेसिक वाले इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल दें, इस सम को तो स्टैंडर्ड वाले भी इंपॉर्टेंट में डाल दें। नंबर 35 लिखा है क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूब का बॉक्स बना लिया, क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, साइड 7 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ हो गया 7 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हेमिस्फीयर बिठाया गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन है, बोलते हैं इसके ऊपर कटोरा रखा गया, उल्टा कटोरा रखा गया। तो उल्टा कटोरा जब रखूंगा तो छोटा कटोरा भी रख सकता हूँ, बहुत बड़ा कटोरा भी रख सकता हूँ इसके ऊपर ही। ठीक है ना। तो मुझे बोला ऐसा नहीं है, कट टू कट बिठाओ। तो कट टू कट बिठाओगे तो कुछ ऐसा बैठेगा, ऐसा बैठेगा। बोलता है ये जो कटोरा बैठा है इसकी डायमीटर बताओ, तो ये डायमीटर की वैल्यू पूछिए। मैं जानता हूँ इतनी ही वैल्यू 7 है, तो कटोरे का डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये एक मार्क किसी का मिल जाएगा। ठीक है ना। अब पूछा है सरफेस एरिया निकालो, तो इस शेप का सरफेस एरिया टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का समय बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें। ठीक है ना। इस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा 6L² प्लस πr²। ठीक है, और 6L मेरा हो गया, तो देखो इधर पे डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो L हो जाएगा 7 का स्क्वायर, पाई है 22/7, रेडियस है 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा 6 इंटू 49 हो जाएगा इस डब्बे में। और यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 2 11 से कट गया, 11 इंटू 3.5 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो 49 सिक्सा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 294। और 11 इंटू 3.5 करेंगे तो 385 हो जाएगा, 38.5। प्लस अगर मैं 294 ऐड कर दूं तो हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36, वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, कटोरे के फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, तो कटोरे के शेप में था और उसके ऊपर खोखला सिलेंडर रख दिया गया है। सिलेंडर रख दिया गया है। डाया तो हमारे पास दो शेप आ गया, हेमिस्फीयर आ गया और सिलेंडर आ गया। तो सबका डेटा लिख लेते हैं पहले। डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायामीटर कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आपको नहीं लगता जो हेमिस्फीयर का डायामीटर है वही सिलेंडर का भी डायामीटर हो गया, वही रेडियस सिलेंडर का भी हो जाएगा, तो रेडियस इसका भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया 6 सेंटीमीटर। बोला वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेसल हो जाएगा, आपको जो जो शेप दिख रहा है सबका वॉल्यूम ऐड कर देने का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³ तो ये होता है πr²h। मैं पाई और आर कॉमन निकाल लेता हूँ, पाई और r² कॉमन निकलेगा, इधर बनेगा 2/3r प्लस h। इससे क्या कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है कॉमन निकालने से। यहाँ 7 से 7 कट हो गया, यहाँ हो गया 154, यहाँ हो जाएगा 14/3 प्लस 6। तो मैं थोड़ा आराम से अगर कैलकुलेट करके दिखा दूँ तो 14/3 करना आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा, 4.6 हो जाएगा। 4.14 डिवाइड बाई जब 3 करोगे ना
तो आंसर आ जाएगा 4.6666666666 जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना 4.7 लिख देता हूँ। अब 4.6 लिखो ना तो भी चलता है, हो जाएगा 4.7 प्लस 6, तो 154 इंटू 10.7, तो 154 इंटू 10.7 करूँ, आंसर आ जाएगा 1647.8। वॉल्यूम है इसलिए आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, मैंने इसका आंसर देखा ना जस्ट अभी, तो मुझे देखा इसका आंसर फ्रैक्शन में रखा है। एक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसके बाद के स्टेप किए। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप यहाँ आंसर लाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, आपने वो आंसर थोड़ी पता चलेगा कि फ्रैक्शन में रखना है कि पॉइंट में लाना है। ठीक है ना, मैं इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसके बाद अगर आप एलसीएम लोगे तो ऐसा बनेगा 14 + 18/3, हो जाएगा 154 इंटू 32/3, हो जाएगा 4928/3। ठीक है ना, तो पीछे आंसर ये दिया होगा। और 4928/3 करोगे ना, लगभग यही आंसर आ रहा होगा। मैं अगर डिवाइड करके दिखाऊं तो इसका आंसर आता है 1642.6। अब सर आंसर कहाँ सेम आया, यहाँ देखो ना, अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। लेकिन बात समझो, यहाँ अपने पॉइंट के बाद एरर आ गया है। यहाँ पर पॉइंट के बाद एरर आ गया मतलब हमने बहुत सारा पॉइंट मिस कर दिया, और वो लोग ने लास्ट में फाइनली पॉइंट में डिवाइड किया, इसलिए ये एरर आ रहा है। बाकी मैं गारंटी देता हूँ, आप डायरेक्ट ये करके आओ ना, कोई आपको रॉन्ग नहीं देगा। आप ये भी करके आओ, एकदम करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया है। अच्छा, कुछ लोग ये आंसर निकालने के बाद ये लेके आ जाएंगे तो भी चलेगा, गारंटी। तब ये भी आंसर करेक्ट माना जा रहा होगा, ये भी आंसर करेक्ट ही माना जा रहा होगा, गलती कहीं नहीं है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। फिलहाल ये ब्राउन वाला पार्ट आप समझ लो। ठीक है, बाकी आपका चॉइस है, ब्लू वाला साइड भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन दिया है x/5, x/4, x/2 और x/3। बोला है मीडियन ऑफ द डेटा इज 10, इसका मीडियन 10 दे दिया है और मुझे मीन निकालने बोला है। ठीक है ना, तो मीडियन से पहले हम x की वैल्यू तो निकाल लेते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं ना, मीडियन को सॉल्व करने के लिए हमको पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में चीजों को रख देता हूँ। अब x की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो फ्रैक्शन में कैसे मालूम पड़ेगा अननोन के साथ कौन सा वैल्यू बड़ा है। देखो, जिसके नीचे सबसे वैल्यू बड़ी है ना, वो सबसे छोटी वैल्यू है। यानी सबसे छोटी वैल्यू x/5 है, उससे छोटी वैल्यू x/4 है, उससे छोटी वैल्यू x/3 है, उससे छोटी वैल्यू x/2 है, और उससे छोटी वैल्यू x/1। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर मैं मीन निकालने जाऊं तो मीन मेरे हिसाब से ऐसे निकलता, सॉरी मीडियन, मैं आपको बताऊं, लेफ्ट साइड काटो, राइट साइड काटो, लेफ्ट साइड काटो, राइट साइड काटो, तो मीडियन क्या आ गया, मीडियन आ गया x/3। मेरे हिसाब से मीडियन x/3 आया, लेकिन उनको x की वैल्यू पता है, इसलिए उनके हिसाब से मीडियन वो लोग ने क्या रख के रखा है, 10। तो यानी उनका मीडियन और मेरा मीडियन इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, लेकिन मुझे एक्स नहीं पूछा है, मुझे तो मीन पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, सारी वैल्यू को रीअरेंज कर देता हूँ। रीअरेंज मतलब वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे इन सब में एक्स की वैल्यू डाल के इसका आंसर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो x/5 था, जो x/4 था, जो x/3, x/2, x/1 था ना, सब जगह 30 डाल देता हूँ। 30/5, 30/4, 30/3, 30/2, 30/1। ये आपको करना नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30। बोलते हैं अब ये जो नंबर है इसका मीन निकालो, तो मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सबको आपको प्लस करना है, सबको आपका सम करना है सबका, और डिवाइड बाय कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5। इन सबका अगर मैं टोटल मारूं तो हो जाएगा 10 + 15 = 25, 30, 55, 55 6 61, 68.5 हो जाएगा अपॉन 5। तो 68.5 अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूँ तो आंसर आ जाएगा 13.7। तो मीन आ गया है इसका
13.7। नेक्स्ट सम है अपना 38। इधर एलिमिनेशन से करना है। एलिमिनेशन तो सबसे आसान होता है। 3x - 5y इस 3 दिया है। 2x + 3y इक्वल टू -17 दिया है। एलिमिनेट करने के लिए मैं y एलिमिनेट करता हूँ। तो y में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो है पूरा लेफ्ट से राइट तक सबसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट तक सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 9x - 15y, 9x - 15y इस 9, और ये बन जाएगा 10x + 15y इस 17 से 85। यहाँ पे ये 15 15 एलिमिनेट हो गया, 19x, तो 85 -15 करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा इसका 85 माइनस में -76 आ जाएगा, है ना। x हो जाएगा -76/19, 19 4 जा 76 होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। 4 जा 76 के हिसाब से x की वैल्यू माइनस हो रहा है। अब आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में आपको x की वैल्यू डाल देनी है। तो x की वैल्यू है -4, -12 -5y इस 3, 3 लेफ्ट साइड आ गया, y राइट साइड चला गया, तो -15/5 y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई -3। ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। नेक्स्ट हमें अपना क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। देखो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दिया है 26, तो लेट फर्स्ट नंबर भी x, या हम लोग ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर कर देते हैं ना, डिफरेंस जो भी आएगा ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर बोलते हैं। ग्रेटर नंबर, कभी भी ग्रेटर नंबर को x ही लेना, ठीक है ना, वो जाने दो क्यों, काय को जाने दो, आप ग्रेटर नंबर को हमेशा x लेना, स्मॉलर नंबर y, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस यानी माइनस, ठीक है ना। तो x - y कितना दे दिया है, 26 दे दिया है, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा बात क्या बोला हम लोग ने, वन नंबर इज, एक नंबर जो है ना 3 टाइम्स द अदर है, तो एक जो नंबर है दूसरे नंबर का 3 गुना है, यानी 3 गुना छोटा करूंगा तब जाके एक बार बड़ा आएगा। इसलिए आप हमेशा समझना ग्रेटर नंबर क्यों लिया, स्मॉलर नंबर क्यों लिया। फिलहाल x की वैल्यू 3y है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ये हो जाएगा 3y - y इज 26, 2y इज 26, तो y की वैल्यू आ गई 13। y की वैल्यू 13 आ गई, तो x की वैल्यू तो क्या है, 3y है, तो 3 × 13, तो x की वैल्यू आ गई 39। तो x 39 है, y 13 है, बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, यानी S24 ढूंढने बोल दिया है, ठीक है। और बोला है उसके ए एन का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है ना, ए एन का जो वैल्यू है उन्होंने दे दिया, आपको एन की वैल्यू 1 2 3 4 डाल देनी है। एन की जगह 1 डाल दो तो इसका आंसर आ जाएगा 5, एन की जगह 2 डाल दो तो इसका आंसर आ जाएगा 7, एन की जगह 3 डाल दो इसका आंसर आ जाएगा 9। इतना भी चलेगा, 4 डालना तो डाल सकते हो, मैं डाल दे रहा हूँ अभी, हो गया 11। तो आपको एपी मिल गया 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, तो आपका ए हो गया 5, डिफरेंस हो गया 7 - 5 जो कि हो गया 2, ठीक है। मुझे पूछा है S24, एस एन का फॉर्मूला है n/2, 2a + n - 1 × d। S24 का फॉर्मूला बन जाएगा 24/2, 2 × a आपका 5 है, n की जगह 24 - 1 और d आपका है 2, तो 24/2 12 हो गया, यहाँ हो गया 10, ये हो जाएगा 23 × 2 हो जाएगा 12, 10 + 46, तो 12 × 56, 12 × 56 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 672। तो S24 का आंसर आ गया 672। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे और स्टैंडर्ड वाले भी इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में रोम्बस दिया है, उसका एरिया निकालना है। तो पहले मैं रोम्बस बना लेता हूँ। ए
आपका हो गया है 3,0, बी आपका हो गया है 4,5, सी आपका हो गया है -1,4 और डी आपका है -2,-1। अब बोले एरिया ऑफ रोम्बस निकालो, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, एग्जाम में भी नहीं मिलेगा। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब हाफ करना है और मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? डायगोनल को। डायगोनल आप बता दो, ये जो क्रॉस में लाइन होता है ना, ए सी और बी डी, इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी ए सी की वैल्यू निकालनी है और बी डी की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूला में डाल देना है। तो ए सी की वैल्यू मैं डिस्टेंस फार्मूला से निकालता हूँ। ए सी पे अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो हो जाएगा 3+1 द होल स्क्वायर, 3+1 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 द होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 + 16, ये हो जाएगा √32। √32 यानी 16 × 2 = 16 का रूट हो गया 4, 4√2। उसी तरीके से अगर मैं बी डी की भी वैल्यू निकालूं तो बी डी पे अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो हो जाएगा √4 + 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 द होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 36 + 36 हो जाएगा √72। √72 लिख सकता हूँ, 36 × 2 = 36 का √6 होता है, ये रूट ऐसा रह गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों की वैल्यू ए सी और बी डी की वैल्यू, ये जो आपका ए सी निकला और ये जो आपका बी डी निकला, ये दोनों की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो अब वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। हाफ, ए सी की वैल्यू है 4√2, बी डी की वैल्यू है 6√2। √2 होता है तो इस 2 से कट गया, बचा गया 4 × 6 = 24 एरिया, इसलिए स्क्वायर यूनिट लगाने का। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, टेक्स्ट बुक का सम है 7.2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम है। फाइंड द रेशियो पूछा है जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है, तो दो वैल्यू दिया है, ए हो गया है -3, 10 और बी हो गया है 6, -8। इनको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है पी -1, 6, बोलता है रेशियो ढूंढो। जब भी हमसे रेशियो पूछा जाएगा तो रेशियो लेने का k:1, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये आपका m की तरह बिहेव करेगा, ये आपका n की तरह बिहेव करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं तो सेक्शन फॉर्मूला है पी एक्स वाई होगा m(x2 + n(x1)/m+n, m(y2 + n(y1)/m+n)। तो p की वैल्यू दे दी गई है -1, 6, m आपका k है, x2 आपका 6 है, 1 वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा k-8, n यानी 1, y1 हो गया 10/k+1, हो जाएगा -1, 6, हो जाएगा 6k-3/k+1, -8k + 10/k+1। अब आपको खाली कंपेयर करना है, एक्स वाले पार्ट को एक्स से कंपेयर करना है, वाई वाले पार्ट को वाई से। आप किसी भी एक पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो मैं एक्स वाले पार्ट को एक्स से कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो -1 की वैल्यू आ जाएगी 6k-3/k+1। तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 से, हो जाएगा -k-1 = 6k-3, -3 राइट साइड चला गया, के राइट -3 लेफ्ट साइड चला गया था, तो ये हो गया 2, ये हो गया 7k, तो 2/7 इज k। ठीक है, अगर किसी किसी का मन होगा कि ना मुझे तो ये वाई वाला पार्ट कंपेयर करना था, उससे भी वही आंसर आएगा, है ना। आपको चेक करके दिखा देता, आपको करना नहीं है, वो करना नहीं है। ठीक है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी -8k + 10/k+1, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 6k + 6 इस -8k + 10, -8 के राइट साइड लेफ्ट साइड चला जाएगा तो +8k बन जाएगा, 14k इस 2 के हो जाएगा 2, सॉरी 4 ना, 4 हो गया, 4/14, 2 2 = 2 7 = तभी भी रेशियो क्या आ रहा है, 2:7। ठीक है ना। क्या नंबर 43,
दिया हुआ है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो मैंने एक डायग्राम बना के रख दिया जिसमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना। तो गिवन में क्या दे दिया है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, ए बी और सी डी इक्वल होता है और ए डी और बी सी इक्वल होता है। ये आपको खुद से लिख लेना है, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। ठीक है। और मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, वो लोग बोल रहे हैं एबीसीडी पैरेललोग्राम है, लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज रोम्बस। रोम्बस की खासियत क्या होती है ना, जो चार साइड होता है ना, जिसे आपने चारों साइड को इक्वल प्रूव कर दिया तो रोम्बस प्रूव हो जाएगा। सर वो तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में आपको 90 डिग्री भी प्रूव करना पड़ेगा। तो जिस दिन आप 90 डिग्री प्रूव करेंगे उस दिन वो स्क्वायर बनेगा। जब तक आप 90 डिग्री नहीं प्रूव करोगे तब तक वो रोम्बस बनकर बैठा रहेगा। फिलहाल हमको चारों साइड इक्वल प्रूव करना है। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो जहां पे टच हुआ है ना उसको नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस। ठीक है। अब मेरे लिए ये जो डी है, या ए से स्टार्ट करता हूँ ना, ए से स्टार्ट करता हूँ। ए इस सर्कल का ए एक्सटीरियर पॉइंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए आर की वैल्यू ए एस के बराबर है। ठीक है ना। उसी तरीके से बी एक्सटीरियर पॉइंट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी आर की वैल्यू बी क्यू के बराबर है। ठीक है ना। उसी तरीके से सी बी एक्सटीरियर पॉइंट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ सी पी की जो वैल्यू है वो सी क्यू के बराबर है। उसी तरीके से डी भी एक्सटीरियर पॉइंट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी पी की जो वैल्यू है डी एस के बराबर है ना। इन सब का रीजन क्या है, टेंजेंस आर इक्वल। ठीक है ना। आपको सबके सामने लिखा है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 सबके सामने। अब ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, ऐड 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड तक ऐड हो जाएगा, राइट साइड वाला राइट साइड में ऐड हो जाएगा। तो ये बनेगा ए आर प्लस बी आर प्लस सी पी प्लस डी पी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। आप देखोगे ए आर प्लस बी आर, अगर आप देखोगे ए आर और बी आर को ऐड करेंगे तो ए बी बन जाएगा। सी पी प्लस डी पी को ऐड करेंगे तो डी सी बन जाएगा। एएस प्लस डीएस को ऐड करेंगे, एएस और डीएस को ऐड करेंगे तो एडी बन जाएगा। और बी क्यू प्लस सी क्यू को ऐड करेंगे, बी क्यू और सी क्यू को ऐड तो बीसी बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका आया। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है। अब क्या है ना, थोड़ा सा देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता ए बी तो सी डी के बराबर है? तो मैं यहां पर जो ए बी है और जो डीसी है दोनों को एक ही कर देता हूँ। डीसी को भी मैंने ए बी रख दिया। और मैं देख रहा हूँ एडी और बीसी इक्वल है, तो मैं दोनों को बीसी कर देता हूँ। तो ऐसा लिख सकते हैं 2 बार ए बी 2 बार बीसी के इक्वल आ गया। तो ए बी किसके बराबर आ गया, बीसी के बराबर आ गया। अब आप समझना, अभी आप समझना, ए बी किसके बराबर आया, बीसी के बराबर आया। लेकिन मैं जानता हूं ए बी तो सी डी के बराबर है। ठीक है। फिर से बताता हूं देखो, यहां पर ये जो ए बी है ना, लाल वाली लाइन, वो इस लाल वाली लाइन के इक्वल है, इस वाली लाल वाली लाइन के इक्वल है। ठीक है। और ये जो पीली वाली लाइन है, ये पीली लाइन के इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो पैरेललोग्राम दिया था बराबर। अब मैंने क्या किया, मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे एक चीज दिखा, मुझे मालूम पड़ गया ये जो ए बी और बी सी है वो इक्वल आ गया, यानी ये जो लाल वाली लाइन है और ये जो पीली वाली लाइन है ये दोनों इक्वल आ गया। लेकिन मैं जानता था लाल लाइन तो लाल लाइन के बराबर है और पीली लाइन तो पीली लाइन के बराबर है। यहां पे लाल और पीली लाइन दोनों बराबर हो गई, यानी सब बराबर हो गया। ठीक है ना। तो यहां पे ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा लिख लो चाहिए तो 1 2 और 3, या ए बी सी 1 2 3 मत लिखना क्योंकि 1 2 3 पहले भी लिख चुका है। ठीक है ना। या डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, therefore ए बी सी डी इज बस ऐसा हो जाए। नेक्स्ट है मैं अपना प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो मैंने एक सर्कल बना रखा है और बोलते हैं इस सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये रहा। ठीक है ना, ये रहा।
बोलता है यहां से जब तुम टेंजेंट बनाओगे, एक टेंजेंट ये बनाओगे, एक टेंजेंट ये रहेगा, और एक टेंजेंट यहां बनाओगे, तो बोला जाओ ये दोनों लाइन को इक्वल प्रूव करो। ठीक है ना। तो मैं फिलहाल के लिए सर्कल का सेंटर ओ ले लेता हूँ, पी को एक्सटर्नल पॉइंट मान लेता हूँ, और जहां पे टच हुआ उसको ए और बी बोल देता हूँ। ठीक है ना। और ओ ए और ओ बी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि लेट लेट पी बी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। गिवन है, ये सब गिवन है। ओ इज सर्कल का सेंटर तो हो गया। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस। ठीक है। और प्रूव क्या करना है मुझे, तो प्रूव करना क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, टेंजेंट को इक्वल प्रूव करना। ठीक है ना। तो अभी प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आपको क्या करना है, यहां से बीच में लाइन खींच देना है। ठीक है ना। अभी इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, आप कोई भी तीन साइड या तीन एंगल या कोई साइड और एंगल के मिक्सचर को आप सेम प्रूव कर दो। ठीक है ना। तो देखता हूं मैं, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसमें ओ ए और नीचे ओ बी बराबर होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका ओ ए और इसका ओ बी बराबर है, तो रीजन क्या है, रेडियस है दोनों, दो रेडियस को रेडियाई बोलते हैं, तो एक ऐसा आ गया। ठीक है ना। अच्छा, ये 90 डिग्री है, रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री होता है, यहाँ भी रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री है, तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है ना। 90 डिग्री एंगल आ गया, राइट एंगल आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, ये दोनों में कॉमन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है दोनों में कॉमन है, ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ओपी इक्वल टू ओपी, ये हाइपोटेनस की तरह बिहेव करेगा, ये भी एक साइड है। ठीक है ना, ये भी एक कॉमन साइड है, लेकिन इस केस में हाइपोटेनस है। ठीक है ना। तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया ना, तो आप कोई भी साइड को इक्वल प्रूव कर सकते हो। अगर ये ऊपर नीचे वाला ट्राइंगल और ऊपर वाला ट्राइंगल इक्वल आ गया ना, तो इन दोनों ट्राइंगल में आप कोई भी साइड को इक्वल बोल सकते हो। अब आपको पूरा हक मिल चुका है। आप ऐसे ही बोल सकते हो ओ ए ओ बी के बराबर है, आप ऐसे ही बोल सकते हो ओपी ओपी के बराबर है, आप ऐसे भी बोल सकते हो पी बी पी ए के बराबर है, मुझे पी बी पी ए के बराबर ही लाना है, इसलिए पी बी इज इक्वल टू पी ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इधर लिख देना सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये बेसिक वाले मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में डाल दो, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है बोर्ड में। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में बोला मोड ऑफ द डेटा। तो मोड ऑफ द डेटा के लिए फॉर्मूला पहले मैं आपको लिख के याद दिला दूं, z इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच होता है। तो यहाँ पे एफ वन एफ जीरो ढूंढना है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मोड का आंसर उसी में से आता है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 27 की है, तो आपका फ्रीक्वेंसी वन ये हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी टू ये हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी नंबर जीरो ये हो जाएगा। जिसमें से आंसर आने वाला है उसको डब्बे में डाल देने का, ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है ना। आपको सब कुछ मिल चुका है, अब आपको खाली एच ढूंढना है। सब में आप देख रहे हो 100 का गैप है, 100 का गैप है, तो एच की जो वैल्यू है वो 100 हो जाएगी। अब आपको बस वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, एल की वैल्यू है 200, फ्रीक्वेंसी नंबर वन जो है वो है 27 माइनस 18 अपॉन टू इंटू 27 माइनस 18 माइनस एफ टू आपका 20 है, और यहाँ पर तो आपको 100 बैठा है, तो 200, 27 माइनस 8 यानी 9, 54 माइनस 18 माइनस 20 इंटू 100, ये हो जाएगा 200 प्लस 9 अपॉन 54 माइनस 38 इंटू 100। इसको आगे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 200 प्लस 900 डिवाइड बाय 54 माइनस 38 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16। ये हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 3200 प्लस 900 डिवाइड बाय 16, तो 3200 प्लस 900 हो जाएगा 4100 डिवाइड बाय 16, 4100 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 256 पॉइंट
25। इसका आंसर यहाँ पर खत्म हो गया। आप यहाँ 900 डिवाइड में 16 करके भी प्लस ऐड कर सकते हो 200 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा आपको सही लगे। इसका यूनिट रुपीस में चल रहा है, इसका आंसर रुपीस में लिखना है। ठीक है, ये मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 46। अ बैग कंटेन 144 बॉल पेन। तो एक बैग में मैं यहाँ बैग बना देता हूँ, खाली फील लेने के लिए, आपको बनाना जरूरी नहीं है। तो इस बैग में टोटल 144 बॉल पेन है। टोटल कितने पेन है? 144 बॉल पेन। 20 आर डिफेक्टिव। 20 कैसे हैं? डिफेक्टिव कैसे? डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव 20 है। एंड अदर्स आर गुड। तो गुड कितने हो गए? तो गुड हो जाएगा 144 माइनस 20 हो जाएगा 124। 124 गुड हो गए, है ना? ये आपको करके दिखाना है, इसका ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है। नूरी बाइज अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी ये बोलती है मैं तभी पेन खरीदूंगी अगर वो गुड होगा, अच्छा पेन ही होगा तो नूरी खरीदेगी। लेकिन वो नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव निकला। डिफेक्टिव होगा तो बोलती है मैं नहीं खरीदने वाली भाई। ठीक है ना? तो अब वो शॉपकीपर ने रैंडमली एक पेन निकाला है, रैंडमली शॉपकीपर ने एक पेन निकाला, उसको देता है। ठीक है ना? बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय। प्रोबेबिलिटी शी विल बाय। शी विल बाय। तो बाय कब करेगी? वो बाय कब कर रही है? जब पेन क्या हो? गुड। यानी इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पूछ रहा है। तो गुड कितना है? 124 डिवाइड बाय 144। आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर देना है। 262 जा, 272 जा, 231 जा, 236 जा। तो इसका आंसर आ जाएगा 31/36। ठीक है? काटा हूं मैंने ना, वो ऐसे अपॉन अपॉन में काटा हूं मैंने। नेक्स्ट क्या पूछा है? बोलता है कि वो नहीं खरीद रही है। प्रोबेबिलिटी क्या है? शी विल नॉट बाय। तो प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय। वो कब नहीं बाय कर रही है? जब पेन खराब होगा, डिफेक्टिव होगा। इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है? डिफेक्टिव पेन का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो डिफेक्टिव कितना है? 20 आउट ऑफ 144। 2 10 जा, 272 जा, 2 5 जा, 236। तो आंसर आ गया 5/36। का आंसर आ गया 31/36। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो। नेक्स्ट हम 47। इसमें लिखा है एल एम इज पैरेलल टू सी बी। आपको क्या करना है ना, जो जो पैरेलल ना उसको अलग बाहर निकाल लेना। ठीक है ना? मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। एल एम और सी बी कहाँ पैरेलल है? इसी ट्राइंगल में पैरेलल है ना। एल एम सी बी इसी ट्राइंगल में पैरेलल। तो एक ट्राइंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल हो तो बीपीटी से आप बहुत कुछ बोल सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो ए एम बाई एम बी इस ए एल बाई एल सी। आप ऐसे ही बोल सकते हो ए एम बाई ए बी इस ए एल बाई ए सी। आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हमको बोलना क्या है वो डिपेंड करता है दिया क्या है। आपको ए एम दिख रहा है, हाँ तो ए एम इसमें है। ठीक है? आपको ए बी दिख रहा है, तो ए एम अपॉन ए बी बोलना है। यहां से ये पता चला। तो बाई बीपीटी पहले ये लिख देना, पहले ऐसा लिखना, एल एम इज पैरेलल टू LM is parallel to CB. Therefore, by BPT, AM upon AB is AL upon AC। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है ना? उसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला है? LN इज पैरेलल टू CD। तो LN CD के पैरेलल है। तो आपको खाली उतने ही ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ। आप एग्जाम में भी अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए एल, यहाँ सी, यहाँ एन, यहाँ डी। LN किसके पैरेलल है? CD के। तो मैं देख रहा हूँ ए एन और एडी दिया है, तो ए एन बाई ए डी ही बोलना है मुझे। तो एल एन इज पैरेलल टू सी डी। देयरफॉर बाई बीपीटी, बीपीटी मैं ऐसा बोलूंगा ए एन अपॉन ए डी इज, अगर मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा ए एल बाई ए सी। ए एल बाई ए सी। अगर आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों ए एल बाई ए सी के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 AM upon AB is equal to AN upon AD. Hence, एनसीईआरटी का सम है, बैठा सम है। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल कर रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल कर। नंबर 48 में दिया है ओडीसी ट्राइंगल ओबी के सिमिलर है। ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के। जब कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंगल ओ इसके एंगल ओ के बराबर है,
एंगल डी इसके एंगल बी के बराबर है, एंगल सी इसके एंगल ए के बराबर है। अगर सिमिलर हो तो मैं अपने मर्जी से बोल सकता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग देखते हैं क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या पूछा है। तो बीओसी दे दिया है 125, ठीक है, गुड। सीडीओ दे दिया है 70, गुड। डीओसी पूछा है, डीओसी पूछा है, ये पूछा है। तो मैं जान रहा हूँ टोटल एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी कितना होगा, 180, है ना। तो डीओसी पूछा है, सीओबी 125 है, 180 में से निकाल देना है उसको। तो 180 में से 120 या 60 हो जाएगा, आंसर आ गया 55 डिग्री। तो एंगल डीओसी कितना आ गया, 55 डिग्री, ये आ गया 55 डिग्री, ठीक है। ये ओके, डन, ये डन हो गया। डीसीओ पूछा है, डीसीओ पूछा है, ये पूछा है, ठीक है ना। अब मैं जानता हूं ट्राइंगल का टोटल एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 है ना। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर, एक सेकेंड, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल में बना रहा हूं, इसमें दो एंगल पता है, एक ही एंगल पूछा है ना। तो मैं जानता हूं 70 इन ट्राइंगल डीओसी, 70 प्लस 55 प्लस एंगल डीसीओ 180 होगा। तो ये हो जाएगा 125 प्लस एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180। डीसीओ क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, फिर से आंसर वही आ गया, डीसीओ का आंसर आ गया 55 डिग्री, ठीक है। ये भी डन हो गया, ओके हो गया। अब मुझे क्या पूछा है, ओ ए बी, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ये सम, इतने पार्ट की वजह से सम इंपॉर्टेंट बन रहा है, ओ ए बी। अब ये एंगल पूछा, तो चलो ये तो 55 हो गया। अब क्या है ना, ओ ए बी पूछा, यानी ये पूछा। तो बहुत लोग क्या करते थे, बोलेंगे सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ऐसा नहीं होता। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब हम लगाते हैं जब लाइन पैरेलल है। क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है। तो आप लिख ही नहीं सकते हैं कि ये वाला 55 ये वाला 55 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तब हमको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम जानते हैं यहाँ पे जो एंगल सी है वो एंगल ए के बराबर है, यानी यहाँ का एंगल सी यहाँ के एंगल ए के बराबर है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, यानी 55 इज इक्वल टू एंगल ए, ए यानी एंगल ओ ए बी। इस वजह से ये सम इंपॉर्टेंट बन जाता है बेसिक वालों के लिए, और टेक्स्ट बुक का सम है, आप ये नोट डाउन कर। नेक्स्ट सम अपना 49, बोलते हैं जॉन और जीवंती दो दोस्त है, उनके पास दोनों मिला के 45 मार्बल है। तो हम, मैं क्या करता ना, जॉन के पास मान लेते हैं एक्स मार्बल है, और जीवंती के पास मान लेते हैं वाई मार्बल है। तो दोनों का टोटल मिला के 45, यानी जॉन के पास अगर मैंने एक्स मार्बल मान लिया, जॉन हैव एक्स मार्बल, और जीवंती, जीवंती के पास मैंने वाई मार्बल मान लिया, तो दोनों का टोटल कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। इतना भी बना दोगे ना तो आधा मार्क्स मिल जाएगा। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, यानी जॉन ने भी 5 मार्बल घुमा दिया, और जीवंती ने भी 5 मार्बल घुमा दिया, ठीक है ना। तो जॉन का 5 मार्बल गुम हो गया। इफ दे लॉस्ट 5 मार्बल ईच, इफ दे लॉस्ट 5 मार्बल ईच, तो जॉन के पास कितना बचेगा, जॉन के पास बचेगा x माइनस 5 मार्बल, और जीवंती के पास बचेगा y माइनस 5 मार्बल, ठीक है। तो जब दोनों का मार्बल गुम हो जाता है, तब दोनों के प्रोडक्ट का नंबर 124 आता है। यानी जब मार्बल गुम हो गया, जब मार्बल लॉस्ट हो गया, तो दोनों, जो जॉन और जीवंती के पास जो मार्बल बचा है ना, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 124 आता है। तो x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 का आंसर 124 हो जा रहा है। अब आपके पास दो इक्वेशन बना है, एक x की वैल्यू x प्लस वाई ये रहा, और जो दूसरा इक्वेशन है वो ये रहा। अब आपको ये दोनों को ही सॉल्व करना है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू मैं निकाल के सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूँ। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा, ये इसमें डाल देता हूँ। y की जगह में डाल दिया 45 माइनस एक्स माइनस 5 इस 124। यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। तो मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसे बनेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर
-200 प्लस 5x इक्वल टू 124। ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर -200 इस 124। सबको मैं राइट साइड भेज देता हूँ, एक्स स्क्वायर बन गया प्लस एक्स स्क्वायर, 45x हो गया -45x, -200 हो गया +200, और 124 जो उधर था उधर ही रहा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा नंबर चुनना है कि मल्टीप्लाई से 324 बने, और क्या बोलते हैं, ऐड करने पे -45 बने। ठीक है। अगर मैं 36 नाइन करूं, 36 नाइन आया है ना, मल्टीप्लाई अगर करके दिखाऊं, 36 नाइन करके दिखाता हूँ, और 36 और 9 को ऐड करके दिखाता हूँ। तो 36 नाइन अगर करूं तो हो जाएगा 324। 36 और 9 का मल्टीप्लिकेशन 324 हो रहा है, और 36 और 9 का एडिशन 45 हो रहा है। अब बात करते हैं साइन की, तो साइन आपको -45 चाहिए, तो यह हो जाएगा स्क्वायर -36x -9x प्लस 324। अब आगे का दो ग्रुप, पीछे के नंबर का दो ग्रुप, तो आगे में से निकला x, अंदर बचा x -36, दूसरा -9 x -36, x -9 x -36, तो x -9 0 होगा, या तो x -36 0 होगा। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 36। तो अभी ये फाइनल आंसर अभी नहीं हुआ है। ठीक है। अब ये x इसका मार्बल, x तो जॉन का मार्बल है ना, तो y कितना हो जाएगा, अगर x 9 है तो y कितना है 45 माइनस x, 45 माइनस 9 36। और अगर x 36 है तो y हो जाएगा 45 माइनस x, यानी 45 माइनस 36 यानी 9। यानी जब जॉन के पास 9 मार्बल होगा, तब जीवंती के पास 36 मार्बल होगा, और जब जॉन के पास 36 मार्बल रहा होगा, तब जीवंती के पास 9 मार्बल रहा होगा। ये स्टैंडर्ड वाले इंपॉर्टेंट में डाल दे इसको। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। स्टूडेंट लोग को मजा आ रहा है भाई ट्री प्लांट करने में स्कूल के आसपास, ताकि एयर पोल्यूशन ना हो। क्या डिसाइड हुआ है, डिसाइड ऐसा हुआ है कि जो जिस सेक्शन के क्लास के बच्चे रहेंगे, उनको उतना ही प्लांट उगाना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, क्लास 1 के बच्चे एक प्लांट उगाएंगे। अगर अगर तुम सेकंड स्टैंडर्ड में गए तो सेकंड स्टैंडर्ड वाले दो ही पेड़ उगा रहे हैं, थर्ड स्टैंडर्ड में गए तो थर्ड स्टैंडर्ड वाले 3 पेड़ उगा रहे हैं, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में गए तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वाले 12 पेड़ उगा रहे हैं। ऐसा रूल है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, हर एक सेक्शन के 3-3 डिवीजन है। जैसे कि फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड का अगर बच्चा है, या फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास के बच्चे एक पेड़ उगाएंगे, सेकंड स्टैंडर्ड के क्लास के बच्चे दो ही पेड़ उगा सकते हैं, है ना, एक ही पेड़ उगाएगा, ये दो ही पेड़ उगाएगा, दो पेड़ से ज्यादा नहीं उगा सकते क्लास के बच्चे। थर्ड क्लास के बच्चे 3 ही पेड़ उगा सकते हैं। ठीक है, तीन। वैसे ट्वेल्थ क्लास के बच्चे 12 पेड़ उगाएंगे। समझ रहे हो। लेकिन दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ट्विस्ट क्या है, 3 सेक्शन एक डिवीजन का, यानी फर्स्ट ए भी है, फर्स्ट बी भी है, फर्स्ट सी भी है। यानी इस क्लास से टोटल 3 पेड़ आ जाएंगे। इधर पे भी डिवीजन ए है, ए डिवीजन वाले 2 पेड़ उगाए, बी डिवीजन वाले भी 2 पेड़ उगाएंगे, सी डिवीजन वाले भी 2 पेड़ उगाएंगे, तो यहाँ पे 6 पेड़ हो गए। उसी तरीके से ये कितने पेड़ उगाएंगे, 3 3 3 9 पेड़ उगाएंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वाले कितने पेड़ उगाएंगे, 12 12 12, तीनों डिवीजन ऐसा डॉट 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 चलता जाएगा, 36 पेड़ उगाएंगे। अब आपको नहीं लगता ये एपी बन चुका है, ए हो गया 3, डिफरेंस हो गया 6 - 3, और जो कि 3 है, और ए एन जो है आपका 36 है। अब पूछा क्या है, टोटल कितने पेड़ हुए, तो टोटल यहाँ पे इन सबका टोटल करना है, इन सबका, ये सारे पेड़ का आपको टोटल मारना है, यानी एस एन करना है, यानी सम करना है। ठीक है। तो सबसे पहले एन निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला ये है, ये है आपका 3, डिफरेंस है आपका 3। अगर अंदर ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा बनेगा 3n - 3, 3 से उड़ गया, 3n = 36। एन की वैल्यू हो गई 12। यार 12 लोग भी थे ना यार, 12 ही नंबर होंगे ना, ये तो ऑब्वियस सी बात था। अब S12, एस एन का फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n - 1d। ठीक है ना। S12 का फॉर्मूला हो जाएगा 12/2, 2 ए आपका 3 है, एन आपका 12 है, डी आपका 3 है।
हो जाएगा 12/2, 6 प्लस 11 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 प्लस 33 तो 6 इंटू 39, 6 इंटू 39 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 234। तो टोटल 234 पेड़ ये है। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें। हमारा नेक्स्ट सम है मीन ऑफ द डेटा इज 22.12 और मीन कितने और टोटल कितने लोग हैं 125 ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अच्छा एक और चीज है ना, इसमें आपको ये दोनों इंटरवल के नंबर सेम लाना है, ठीक है ना, आप दोनों को ये नंबर सेम लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 0.5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल अगर बेसिक वाले हैं तो नहीं भी करोगे तो एक बार को चल जाएगा। आपको एक्स आई निकालना है। तो जो पहली लाइन है उसमें एक्स आई यानी मिड वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 और 4 के बीच में क्या आएगा, 2 आएगा। 5 और 9 के बीच में क्या आएगा, 7 आएगा। 10 और 14 के बीच में क्या आएगा, 12 आएगा। 15 और 19 के बीच में क्या आएगा, 17 आएगा। और 20 और 24 के बीच में क्या आएगा, 22 आएगा, ठीक है। 25 और 29 के बीच में क्या आएगा, 27 आएगा। 30 और 34 के बीच में आएगा 32। 35 और 39 के बीच में आएगा 37। और 40 और 44 के बीच में आएगा 42। अच्छा इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, उसको मैं इधर पे लिख देता हूँ। इसको मैं 2 मिनट के लिए एक्स ले लेता हूँ और इसको मैं वाई ले लेता हूँ। अपने को एक्स और वाई ढूंढना है। नया जो टेबल बनता है एफ आई इंटू एक्स आई का होता है। तो 3 2 यहाँ पे हो गया 6, 8 7 यहाँ हो गया 56, 12 12 यहाँ हो गया 144, 17 इंटू एक्स हो गया 17x, 35 इंटू 22 हो जाएगा, ये मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ डायरेक्ट। 35 इंटू 22 हो जाएगा 770। 27 इंटू 21 हो जाएगा 567। 32 इंटू वाई हो जाएगा 32y से 37 इंटू 6 हो जाएगा 222। और 42 इंटू 2 हो जाएगा 84, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे टोटल कितना ऑब्जर्वेशन दिए 125। अब मीन का फॉर्मूला अपने पास कितना है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अभी यहाँ पे समेशन एफ आई का टोटल वो लोग ने देकर रखा है 125, ठीक है, वो लोग ने दे रखा है, लेकिन हम भी कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे मुझे एफ आई एक्स आई का टोटल मारना है। एफ आई एक्स आई का अगर मैं यहाँ पे टोटल मार के दिखा दूं तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सबका टोटल मारूं जिसमें आपको एक्स और वाई ऐड नहीं करना है, ठीक है ना, आपको एक्स और वाई कभी ऐड नहीं करना है। 6 में 56 ऐड होगा, 56 में 144 ऐड होगा। 17x में कुछ भी नहीं ऐड करना है ना, आपको 17x को 2 मिनट के लिए भूल जाना है। आपको इस 17x को 2 मिनट के लिए भूल जाना है, ठीक है ना, ये मत ऐड कर देना। और ये वाई वाला पार्ट भी मत ऐड करना, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते 144 तक ऐड हो गया, उसमें 770 ऐड होगा, फिर 567 ऐड होगा, फिर 32y नहीं ऐड होगा, फिर 222 ऐड होगा, फिर 84 ऐड होगा। तो ये आ जाएगा 1849 प्लस 17x प्लस 32y, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू दे दी गई है 22.12। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है 1849 प्लस 17x प्लस 32y अपॉन समेशन एफ आई हो गया 125। 125 इससे मल्टीप्लाई होगा 22.12 इंटू 125, ये हो जाएगा 2765 इस 1849 प्लस 17x प्लस 32y, ठीक है। 2765 माइनस 1849 इज 17x प्लस 32y। तो अगर इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 1849 तो इसका आंसर आएगा 916। 17x प्लस 32y। अब यहाँ पे आके हम अटक गए। अब एक चीज हमने अभी टोटल मारना हमारा बाकी है। हमको इस एफ आई का टोटल मारते ना, ये जो एफ आई वाला टेबल इसका टोटल मारते हैं। उनके हिसाब से 125 आया है ना, इसको भी हम लोग इधर पे रखते हैं थोड़ा। अगर मैं एफ आई का टोटल मारू तो 3 प्लस 8 प्लस 12 इन सबको टोटल मार दो जिसमें एक्स नहीं ऐड होगा। 3 प्लस 8 प्लस 12
23 होता है, प्लस उसमें अगर मैं 35 ऐड कर दूं तो 58, उसमें अगर 21 ऐड कर दूं तो आंसर हो जाएगा 79, उसमें 6 ऐड कर दिया 85, प्लस उसमें 2 ऐड कर दिया तो 87 हो गया। तो एफ आई का टोटल आया 87 प्लस एक्स प्लस वाई, लेकिन उनके हिसाब से क्या आ गया है टोटल 125, यानी 87 प्लस एक्स प्लस वाई मेरा टोटल आया, उनका टोटल 125 है, दोनों को कंपेयर कर दिया तो 125 माइनस 87, तो 125 में से अगर 87 निकाल दो तो आंसर आएगा 38, तो x प्लस वाई का आंसर आ गया 38। अब आपके पास दो इक्वेशन पड़ा है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो मैं उसको एक दूसरे के नीचे लिख देता हूँ। 17x प्लस 32y इस 916, नंबर थोड़े बड़े हैं, x प्लस वाई इज 38। अब मैं x या y को एलिमिनेट करूंगा, तो मैं क्या करता हूं, इसमें मैं 32 मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही तुम 32 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 17x प्लस 32y इस 916, और ये बन जाएगा 17x प्लस, सॉरी 17x नहीं, 32x प्लस 32y इस 38 इंटू 32 कितना होता है, ये हो गया 1216। ठीक है ना, साइन चेंज करते हैं, ये कट हो गया, यहाँ पे हो गया -15x। अब 916 में से 21 12 16 निकल जाएगा अगर, तो आ जाएगा 300, -300, माइनस माइनस कट हो गया, x हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 15, ये हो जाएगा 20। x की वैल्यू 20 आ गई है, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। आप सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन बहुत गंदा है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो x प्लस वाई कितना था 38, तो 20 प्लस वाई 38 है, तो y आ गया आपका 18। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका मिल गया, बेसिक वाले ने तो नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड वाले से खास करके इंपॉर्टेंट में डाल दो। नेक्स्ट हमें अपना फाइंड द मीडियन पूछा है, तो मीडियन के लिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको सी एफ का टेबल बनना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बनता है, पहला 6 ऐसे ही रखने का, 6 में 30 ऐड करने का बन जाएगा 36, 36 में 40 ऐड करने का बन जाएगा 76, 76 में आपको एरो नहीं मारना, 76 में 16 ऐड करने का तो ये बन जाएगा 92। ठीक है, 92 में 4 ऐड करने का ये बन जाएगा 96, 96 में वापस 4 ऐड होगा बन जाएगा 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू आप हो गई आपकी 100, n/2 निकालना है, n/2 हो जाएगा 50, 50 से नेक्स्ट बड़ा नंबर सी एफ में ढूंढने का, 50 से जो नेक्स्ट बड़ा नंबर सी एफ में है वो है 76, तो 76 वाली जो लाइन है उसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर देंगे, यानी आंसर इसमें से निकलने वाला है। ठीक है, और 76 को नहीं, ऊपर वाले नंबर को आपने अंडर में ले लेने का। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 50 आया आपका आंसर, 50, 50 आया इधर, 50 से नेक्स्ट बड़ा नंबर किधर है 76 है, तो 76 वाली लाइन को पूरा अंडरलाइन और उसको डब्बे में डाल देने। लेकिन जब डब्बे में आओगे रिटर्न, तो 76 को पूरे डब्बे में नहीं करने का, उसके ऊपर वाले नंबर को डब्बे में कर लेना। ठीक है, इसका मतलब जो अपना फॉर्मूला है मीडियन का, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, उसमें आपका लोअर लिमिट एल जो है 7 हो गया, फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 हो गया, और सी एफ जो है आपका वो 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं एच की। एच होता है सब में का गैप, सब में कितने का गैप चल रहा है, 3 3 का गैप चल रहा है, सब में 3 3 का ही गैप चल रहा है ना, तो देखो ना सब में 3 3 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो एच हो गया आपका 3, अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें, एल हो गया आपका 7, n/2 है 50, सी एफ है आपका 36, एफ है आपका 40, और एच है आपका 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 14/40 इंटू 3। ठीक है, तो ये 2 7 जा 2 20 हो गया, तो 7 प्लस 21/20। अब आपको जैसे कैलकुलेशन करना है वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, ये हो जाएगा 7 प्लस 1.05, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा 8.05, और यहाँ पे लेटर वर्ड है इसलिए हम लेटर लिखेंगे, इसका आंसर हो गया 8.05 लेटर्स।
नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 53। इधर लिखा है दो डाइस है, उसको थ्रो किया है, एक ब्लू कलर का है, एक ग्रे कलर का है, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम लिख लेते हैं अपन। टोटल आउटकम क्या क्या आएगा जब दो डाइस फेंका जाएगा, ठीक है। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। उसी तरीके से 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। उसी तरीके से 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ठीक है। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। फिर आएगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। फिर लास्ट में आएगा 6। इतना बनाने का भी आपको मार्क्स मिलेगा। 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है? What is the probability that the sum of two number appearing on top of the die is 8? बोलता है ऐड करने पर, सम करने पर 8 बनना चाहिए। ऐड करने पे 8 कहाँ कहाँ बन रहा है देखते हैं। तो 1 वाली लाइन में तो नहीं बन रहा है, 2 वाली लाइन में इधर बन रहा है 8, है ना। फिर 3 वाली लाइन में इधर बन रहा है 8, 4 वाली लाइन में इधर आ रहा है, 5 वाली लाइन में इधर आ रहा है, 6 वाली लाइन में इधर आ रहा है। इसके अलावा और कहीं 8 नहीं बन रहा है। तो कहाँ कहाँ 8 बन रहा है, कितने जगह पे? 5 जगह पे आउट ऑफ 36। पहला आंसर खत्म, पहला पार्टीशन खत्म। सेकंड पूछा है 13 बनना चाहिए, है ना, सम 13 बनना चाहिए। सम इज 13, इस इस सम इज 13। तो 13 कहाँ बन रहा है? तो 13 फर्स्ट वाली लाइन में भी नहीं बन रहा है, सेकंड वाली लाइन में भी नहीं बन रहा है, थर्ड वाली लाइन में भी कहीं नहीं दिख रहा है, फोर्थ वाली लाइन में भी बड़े में बड़ा 10 बन रहा है, इसमें 11 बन रहा है, इसमें कहीं बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना, इसमें कहीं बन ही रहा है। तो 0 आउट ऑफ 36 यानी 0। थर्ड, लेस देन और इक्वल टू 12, 12 या 12 से कम, 12 या तो फिर 12 से कम। आप देखो ना, 12 यहां बन रहा है, बाकी सब में टोटल मार के देख लो, 12 से कम ही निकल रहा है। देखो ना, 6, 5, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, सब 12 से कम है, यानी सबके सब आएंगे ना। 12 भी चाहिए यानी ये भी आएगा। तो 12 सम इज 12 और लेस देन 12। तो कितने लोग होंगे? 36 लोग, आउट ऑफ 36, यानी आंसर आ गया 1। मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है पेपर, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है मल्टीपल ऑफ 3। इधर पे थोड़ा सा कट गया, इधर लिखा है मल्टीपल ऑफ 3 पूछा है। तो मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 बनना चाहिए, ठीक है ना। ऐड करने पर मल्टीपल ऑफ 3 बनना चाहिए। तो ऐड करने पर मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ कहाँ बन रहा है? तो देखो, इन सबको अगर ऐड करूँ ना, अगर मैं सबको ऐड करूं, तो देखो सबको अगर ऐड करूं, लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोला है मल्टीपल ऑफ 3 बोला है। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ऐड करने के बाद मल्टीपल ऑफ 3 निकलना चाहिए, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा, है ना, आराम से करके दिखाता हूँ। एकदम आराम से सॉल्व करते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, क्या इनका एडिशन क्या है? 2 है, तो ये तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो कट हो गया। इनका एडिशन 3 है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, हाँ ये है। इनका एडिशन 4 है, ये भी कट। इनका एडिशन 5 है, कट। इनका एडिशन 6 है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है। इनका एडिशन 7 है, कट। 2, 1, हाँ, ऐड करने पे 3 बन रहा है, तो 3 के टेबल में जा रहा है, ये नहीं चलेगा। 4 है, ये 5 है, नहीं चलेगा। ये 6 है, ये चलेगा, ठीक है ना। 2, 5, 2 और 5 7 होता है, नहीं चलेगा। 2 और 6 8 होता है, नहीं चलेगा। 3 और 1 4 होता है, नहीं चलेगा। 3 और 2 5 होता है, नहीं चलेगा। 3 और 3 6 होता है, चलेगा। 3 और 4 7 होता है, नहीं चलेगा। 3 और 5 8 होता है, नहीं चलेगा। 3 और 6 9 होता है, चलेगा। 4 1 5 होता है, नहीं चलेगा। 4 2 6 होता है, चलेगा। 4 3 7 नहीं चलेगा। 4 4 8 नहीं चलेगा। 4 5 9 होता है, चलेगा। 4 और 6 10 होता है, नहीं चलेगा। 5 और 1 6 होता है, चलेगा। 5 और 2 7 नहीं चलेगा। 5 और 3 8 होता है, नहीं चलेगा। 5 और 4 9 होता है, चलेगा।
5 और 5 10 होता है, नहीं चलेगा। 5 और 6 11 होता है, नहीं चलेगा। 6 और 1 7 होता है, नहीं चलेगा। 6 और 2 8 होता है, नहीं चलेगा। 6 और 3 9 होता है, चलेगा। 6 और 4 नहीं चलेगा। 6 और 5 11 होता है, नहीं चलेगा। 6 और 6 12 होता है। तो देखते हैं अब कितने बॉक्स बने हैं अपने। तो कितने बॉक्स बने हैं यहाँ दिखाता हूँ। एक ये रहा, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। तो इसका आंसर आ गया 12 आउट ऑफ 36, यानी 1/3। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे, इवन स्टैंडर्ड वाले भी इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो। नेक्स्ट है 54। A card is selected at random from 52 card. Find the probability the selected card is 7. तो पहला पूछा है टोटल कार्ड कितने होते हैं। टोटल कार्ड तो होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी 7 आने की पूछी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, 7 तो 4 बार होता है ना। तो 4 आउट ऑफ 52 तो हो जाएगा 1/30। सेकंड पूछा है इसमें स्पेड। स्पेड कितने होते हैं, खाली स्पेड पूछा ना। स्पेड तो 13 होते हैं आउट ऑफ 52। 13 4 1/4 हो गया। थर्ड थर्ड पूछा है इसमें, क्या पूछा है। ब्लैक सूट। ब्लैक सूट यानी काला कलर का पत्ता होना चाहिए। काला कौन कौन होता है, देखो ना। एक स्पेड भी काला होता है ना। स्पेड भी काला होता है और क्लब भी काला होता है। ठीक है, तो 13 पत्ते इसके होते हैं, 13 पत्ते इसके होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट यानी काला कलर है। तो 26 आउट ऑफ 52, हाफ। नॉट अ किंग। किंग नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, किंग तो 4 होते हैं, टोटल 52 है। 52 में उसको किंग नहीं चाहिए। तो कितने बचे, कितने बचे 48 बचे। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ किंग, किंग नहीं चाहिए, तो किंग के अलावा जितने कार्ड बचे हैं 48 है आउट ऑफ 52। तो 4 12 4 30। तो यहाँ पे आंसर आपका 12/13 खत्म होता है। इसको बेसिक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दें, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दें। बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी के साथ हमारा पेपर यहाँ पे खत्म होता है।